वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरवीएनएल, मैनकाइंड, मेज़ागॉन, डॉक, भारत डायनेमिक्स इन सभी के शेयर्स में 10-10% तक की उछाल देखने को मिली। साथ ही हम बात करेंगे एथर एनर्जी की, पीवीआर आयोनिक्स की, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक थेफ्ट अनाउंस किया है कि आपके फोन्स हैक हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वोल्टास और ब्लू स्टार की। सबसे पहली न्यूज है उन स्टॉक्स की जिन्होंने कल बहुत ज्यादा तेजी देखी। वैसे तो कल पूरा मार्केट बहुत ही अच्छा था और मैंने इस चीज का प्रिडिक्शन कल के वीडियो में भी दिया था और परसों के वीडियो में भी दिया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि मंडे को मार्केट तेज जाने वाली है, मार्केट में ग्रीन सिग्नल देखने को मिल सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है और स्क्रीन पे मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप डायरेक्टली वहां से जाके वो बिजनेस न्यूज देखो। मैंने वहां पे रीजन के साथ एक्सप्लेन किया है पहले वाली वीडियो में कि क्यों मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन आज कुछ स्पेसिफिक शेयर्स ऐसे थे जो 10-10, 11-11% तक बढ़ गए। वो थे आरवीएनएल, मैनकाइंड फार्मा, भारत डायनेमिक्स और किएनस्टेक। इन सभी शेयर्स में 10% की तेजी देखी गई। 10% तक तेजी, यानी कि कुछ स्टॉक्स 3% तक गए, कुछ स्टॉक्स 10-11% तक, कुछ स्टॉक्स 9% तक जा करके वापस थोड़े से नीचे भी आ गए और ये सारा पूरे मार्केट में चलता रहा। अब बात ये कि आखिर आरवीएनएल, मैनकाइंड फार्मा, भारत डायनेमिक्स और किएनस्टेक में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये इतनी रैली कर गए। इनके फंडामेंटल्स में तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। देखिए, इसका आंसर है एनएससी। हुआ यूं कि एनएससी ने ये अनाउंस किया कि ये सारे स्टॉक्स 30 मई से एफएनओ सेगमेंट में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसके अलावा भी जो टोटल 8 नए स्टॉक्स ऐड होने वाले हैं इसमें, जिसमें से मेज़ागॉन डॉक, फोर्टिस, पिरामल फार्मा और यूनो मिंडा भी हैं। लेकिन सबसे मजेदार सवाल तो ये है कि आखिर किसी भी स्टॉक को जब एफएनओ सेगमेंट में इंक्लूड किया जाता है तो उसके अंदर रैली क्यों देखने को मिलती है। इसका रीजन है लिक्विडिटी। एक्चुअली इसके कई सारे रीजंस हैं, उसमें से जो सबसे पहला रीजन है वो है लिक्विडिटी बढ़ना। क्योंकि जब स्टॉक को एफएनओ में ऐड किया जाता है तो उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, जिससे बायर्स और सेलर्स दोनों अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा रीजन है, जैसे ही किसी स्टॉक को एफएनओ में ऐड कर दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो एक साथ 500-500 करोड़, 1000 करोड़ तक का ट्रेडिंग करते हैं, वो अक्सर एफएनओ में पोजीशन लेते हैं क्योंकि उन्हें वहां पे हेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है और लेवरेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ जितने भी ट्रेडर्स हैं, आप जब भी यूट्यूब खोल लो या फिर आप कभी भी कोई भी न्यूज चैनल खोल लो, आपको हमेशा एफएनओ की ही बात चलती रहेगी। तो ट्रेडर्स का ये फेवरेट होता है एफएनओ। तो यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बाई करेंगे, सेल करेंगे, तो इसके वजह से भी ये एक रीजन है। साथ ही साथ जब भी सेबी किसी भी स्टॉक को जब एफएनओ में लिस्ट करती है तो सेबी का बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है और जब स्टॉक उन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फॉलो करके पास हो जाता है तो ये एक तरह का कॉन्फिडेंस सिग्नल भी है। इन्वेस्टर्स को उन स्टॉक के ऊपर और कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से ये रैली देखने को मिली है। और अगर आपको ये चीज नहीं पता थी कि एफएनओ में ऐड होने के बाद ये सारी चीजें होती हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर देना, क्योंकि अगर मेरी वीडियो को 100 लोग देखते हैं तो सिर्फ 15 लोग, 10 लोग ही लाइक करते हैं। और थोड़ा सा बुरा भी लगता है क्योंकि काफी डिटेल में हम न्यूज कवर करते हैं, एक एक चीज को टच करते हैं, बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज को, इवन की जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको भी बहुत ही आसान भाषा में हम एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो और आप चाहते हो आपको ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली मिलती रहे, तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर हिट करिएगा। अगली न्यूज है एथर एनर्जी की। एथर एनर्जी का Q4 का लॉस 234.4 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 17% कम है। क्योंकि पिछले साल एथर एनर्जी का लॉस 283.3 करोड़ रुपीस था, यानी कि सीधा सीधा इस बार Q4 में 50 करोड़ का लॉस कम हुआ है। साथ ही साथ रेवेन्यू भी बढ़ा है। रेवेन्यू 29% बढ़कर 676.1 करोड़ रुपीस हो गया। उसके साथ साथ अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो वो 687.8 करोड़ रुपीस रहा, लेकिन उनका एक्सपेंस 12% बढ़कर 922.2 करोड़ रुपीस हो गया। और अगर मैं अब आपको पूरे साल का बताऊं डेटा, यानी कि जो अभी मैंने बताया वो तो सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट था।
अगर मैं पूरे FY25 का डेटा बताऊं तो एथर एनर्जी ने टोटल 2255 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया और 2255 में से 812 करोड़ का तो इनका लॉस था। तो देखते हैं फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करता है ये बिजनेस। ऐसा तो नहीं इसका भी हाल ओला की तरह हो जाए, क्योंकि ओला ने बहुत ही बुरा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। हालांकि फिलहाल ओला अपनी सर्विसेज अच्छी करते जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। आपको क्या लगता है, एथर एनर्जी अच्छा करेगा या फिर उतना अच्छा नहीं करेगा? मुझे जो लगता है, अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है ये अब बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है। टीवीएस ने अपना ला दिया है ईवी, कोई भी कंपनी ईवी ला दे रही है। ईवी में कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, जिसको देखो वो मुंह उठा के एक ईवी स्कूटी बना दे रहा है। तो मुझे ये सारी कंपनीज में अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है और शायद मेरा मानना है आपको भी इससे दूर रहना चाहिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना, क्योंकि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और आपका पैसा है तो आप अपना रिसर्च भी जरूर करना। अगली न्यूज है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रॉब्लम्स की। वैसे तो हमने ये चीज कई बार कवर की है, लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर हम सबको आवाज उठाना पड़ेगा एक साथ, और हम इन प्रॉब्लम्स को भूल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इन प्रॉब्लम्स को भूल गए तो फिर हम इनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा ही कुछ कहा रुकाम कैपिटल की फाउंडर अर्चना जहांगीरदार ने। उन्होंने ये बताया कि इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना, साथ ही रेगुलेशंस, ट्रस्ट जैसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी बोला कि जो नॉन मेट्रो स्टार्टअप्स हैं उनको तो और ज्यादा दिक्कत होती है। जो मेट्रो में स्टार्टअप्स है, मेट्रो सिटीज में, उनको तो कभी कभी फंडिंग तो मिल जाती है, लेकिन रेगुलेशन और ट्रस्ट जैसे चैलेंजेस तो रहते ही रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आप जब भी अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी सही होनी चाहिए और हमेशा राइट पार्टनर्स के साथ ही ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पार्टनर्स सही नहीं होंगे तो फिर आपका बिजनेस तो वैसे ही डूब जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया के टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर एग्रीटेक, एजुकेशन और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में काफी बड़े मौके हैं। तो अगर आप इन सिटीज में हो तो आप इन सेक्टर्स के तरफ देख सकते हो। और ये भी उन्होंने बताया कि आप गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स है, आप उनका यूज कर सकते हो, क्योंकि उनसे थोड़ा तो फायदा होता है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, सीड फंड, ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है वो कंप्लायंसेस की आती है, टैक्स रूल्स की आती है। तो अर्चना जी का ऐसा कहना है कि टैक्स रूल्स को और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, इनके कहने का मतलब है कि जीएसटी को सही करने की जरूरत है। और आपको वो वीडियो भी याद होगी जहाँ पे एक पर्सन थे जिन्होंने जीएसटी के प्रॉब्लम को बताया कि अगर हम डायरेक्ट ब्रेड बेचें तो उसके ऊपर अलग जीएसटी है, मक्खन बेचे तो उसके ऊपर अलग जीएसटी है, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा के बेच दें तो अलग जीएसटी है। फिर उनको लताड़ भी लगाई गई थी, जो कि बिल्कुल गलत था मेरे नजर में। आपका हो सकता है कुछ और राय हो। तो वो यही कहने की कोशिश कर रही थी, बट उन्होंने शायद खुल के नहीं कहा, तो खुल के मैं आप लोगों के सामने कह दिया। वैसे आप बता सकते हो, आपको क्या लगता है ये जो जीएसटी है ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? वैसे कई कई जगह तो सिंप्लीफाई है, बट कुछ ऐसी जगह तो जरूर है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगली न्यूज है पीवीआर आयोनेक्स की। पीवीआर आयोनेक्स का Q4 FY25 में लॉस 125 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन से कम है, क्योंकि पिछले साल इनका जो लॉस था वो 129.5 करोड़ रुपीस था। साथ ही साथ पीवीआर आयोनेक्स का रेवेन्यू भी थोड़ा सा घटकर 1249.8 करोड़ रुपीस रहा, लेकिन EBITDA मार्जिन 22.7% तक सुधर गया, जिससे ये स्टॉक 5% ऊपर गया। और अगर मैं FY25 का टोटल लॉस बताऊं तो वो 279.6 करोड़ रुपीस रहा। लेकिन अब आप समझो इस चीज को कि आखिर पीवीआर आयोनेक्स को लॉस हुआ क्यों, और क्या ये लॉस हमेशा रहेगा? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। आप खुद सोचो कि इस साल मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी रिलीज नहीं हुई, सिर्फ कुछ मूवीज ही थी जो ब्लॉकबस्टर हुई थी। तो ये प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर अच्छी मूवी नहीं आएगी, हाइप क्रिएट नहीं होगा, तो फिर लोग मूवी हॉल में मूवी देखने नहीं आएंगे। अब ऐसा उम्मीद है आयोनेक्स को कि FY26 में ब्लॉकबस्टर रिलीजेस होंगी, तो वहां पे आपका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी मूवी थिएटर वाले बिजनेसेस होते हैं, इन सब में मूवीज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मूवीज अच्छी हुई तो फिर उनकी सेल्स, उनकी ग्रोथ होगी, मूवीज अच्छी नहीं हुई तो फिर उनको प्रॉब्लम्स
का सामना करना पड़ सकता है। अगली न्यूज है आईफोन यूजर्स के लिए। अभी अभी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस ने ये बोला है कि अगर आप आईफोन या फिर आईपैड यूजर्स हो तो आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके आईफोन का वर्जन 18.3 से पुराना है और आईपैड ओएस का वर्जन 17.7.3 से पुराना है तो आपके डेटा को बहुत ज्यादा रिस्क है और हैकर्स आपका पर्सनल डेटा भी चुरा सकते हैं या फिर आपका डिवाइस क्रैश कर सकते हैं। तो एप्पल ने सिक्योरिटी पैच रिलीज किया है, इसलिए ये सलाह दी गई है कि सभी यूजर्स जो आईफोन या फिर आईपैड ओएस यूज करते हैं वो तुरंत अपने सिस्टम को अपडेट कर लें। अगली न्यूज है डैसॉल्ट एविएशन की। डैसॉल्ट एविएशन एक फ्रांस की कंपनी है, जैसे अपना इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे ही यूरोनेक्स्ट पेरिस स्टॉक एक्सचेंज है फ्रांस का। तो फ्रांस का ये कंपनी है जो राफेल बनाता है, और जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर की बात चली तो ये स्टॉक 7% गिर गया, यानी कि 292 यूरो तक आ गया। पहले ऑपरेशन सिंदूर चला, तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ कि राफेल जेट ने काफी ज्यादा टारगेट्स को हिट किया, वो भी प्रॉपर हिट किया। तो इसके वजह से जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं और जो लोग थोड़े से इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सोचा कि डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है, उसके वजह से उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया। बट जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, सीज फायर यानी कि अब दोनों कंट्रीज के तरफ से कोई भी गोलाबारी, बंदूकबाजी, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, तो उसके बाद ये स्टॉक में काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली और इस वजह से ये स्टॉक 7% नीचे गिर गया। अगली न्यूज है वोल्टास और ब्लू स्टार की। इन दोनों कंपनीज के Q4 के रिजल्ट्स ठीक आए, लेकिन जो इनका डिमांड है वो उतना अच्छा नहीं रहा, और इसका रीजन बताया जा रहा है क्योंकि गर्मियां थोड़ी सी डिले स्टार्ट हुई, यानी कि लेट्स सपोज अभी ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त अभी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, गर्मी है लेकिन ऐसी भी गर्मी नहीं है कि इंसान बिल्कुल तड़पता जा रहा है। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अगर आप मुंबई में रहते हो तो वहां तो ठंडियों में भी गर्मी पड़ती है, तो सिटीज और स्टेट्स के हिसाब से चेंजेस हैं, लेकिन मैं नॉर्मली कंपैरेटिवली बता रहा हूँ कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस महीने में इस वक्त गर्मियों का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता था, लेकिन अभी टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, तो इसके वजह से डिमांड्स में थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। और लोगों का ऐसा भी कहना है कि वोल्टास का प्रॉफिट बढ़ सकता है आने वाले कुछ महीनों में, और साथ ही साथ ब्लू स्टार का भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं अभी की बताऊं बात, तो जो Q4 का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग वोल्टास का प्रॉफिट 240 करोड़ रुपीस रहा और उनका मार्जिन भी इंप्रूव हुआ, जबकि जो ब्लू स्टार है उसका प्रॉफिट सिर्फ 190 करोड़ रुपीस ही रहा और साथ ही साथ इनका मार्जिन भी गिरा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को कम करके एसी सेल की, क्योंकि मार्जिन तो कम है ना, इसके वजह से। तो देखते हैं, वैसे तो उम्मीद ये है कि मई से जून में डिमांड सुधर सकती है क्योंकि गर्मियां और ज्यादा आने वाली हैं। अभी तो मई चल ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप 18-20 तारीख के आसपास जाओगे, 30 मई तक आओगे, तब तक गर्मियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं हमारी डिटेल एनालिसिस वाली बिजनेस न्यूज आपको बहुत पसंद आती होगी। मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।